नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। उसके अलावा आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जितना भी हम लोग ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसको आप केवल एक क्वेश्चन के नाम पर मत किया करो। मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से दिया होता है। तो आप ना उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। आप लोगों को भले ही लेट लगेगा, चलेगा, मैं एक एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप केवल इसे एक क्वेश्चन मानकर मत चला करो, हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ। अभी भी जान लो, ये जो आप लोगों को ना 30 क्वेश्चन मिलेगा ना, इसे 30 क्वेश्चन नहीं मानना है, आप लोगों को 30 अलग अलग टॉपिक मानना है। उस टॉपिक को आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यही होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक छिपा होता है। सारे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप लोगों को। भले ही आप लोगों को टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन सारे टॉपिक को समझने की कोशिश किया करो। अच्छे से रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, हमेशा बोलते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा ना 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। और आप लोग देखना कि 2022 का ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें ज़्यादा कूट में नहीं पूछा है। मुश्किल से ना 10 से 15% ही कूट में पूछा गया है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। तो एक ही वीडियोस में सारे को हम लोग कवर करेंगे, एक ही क्लास में 30 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप लोग जब तक टीचर नहीं बन जाते तब तक ये चैनल आप लोगों के काम आने वाला है। सारी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, किस किस टाइम पे क्या प्रोसेस होता है, चाहे वो आप लोगों का सीजी टेट सी टेट हो, चाहे आप लोगों का शिक्षक भर्ती वैकेंसी आएगा, सारी चीज़ का अपडेट इसी चैनल में मिलता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 51 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। ऑप्शन ए संगठनात्मक संचार, ऑप्शन बी पारंपरिक संचार, ऑप्शन सी अंतर्व्यक्तिक संचार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक संचार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संचार कहलाता है वो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। और अंतर्व्यक्तिक संचार को ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच क्या होता है, डायरेक्ट सीधे ना व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। इसमें हम केवल ना बोलते ही नहीं है बल्कि इशारों का भी इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दो दोस्तों के बीच ना आपस में बात करना या परिवारों के सदस्यों के बीच बात करना ना, ये क्या कहलाता है, तो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। और इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संचार होता है, जो बातचीत होता है, उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। कई बुक में आप लोगों को ना पारंपरिक संचार इसका आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप थोड़ा सा ये जान लो कि पारंपरिक संचार क्या कहलाता है। पारंपरिक संचार उस संचार को कहते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समय से जो जानकारी है ना, वो एक दूसरे तक की क्या होता है, पहुंचता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग पारंपरिक संचार बोलेंगे। और इसके माध्यम से ना आमने सामने की बात करना, चिट्ठियां भेजना, पुराने लोक कला जैसे नाटक, गाने, इन सभी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसे ही क्या होता है, पारंपरिक संचार कहते हैं, जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो उसे क्या बोलेंगे, पारंपरिक संचार बोलेंगे, अर्थात पारंपरिक जो बातचीत है ना वो बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये भी जान लो कि संगठनात्मक संचार क्या होता है। संगठनात्मक संचार उस संचार को कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक संगठन अर्थात एक जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, उसके अलावा किसी कर्मचारी या किसी सीनियर मैनेजर का ना टीम के साथ क्या होता है, अलग से बातचीत होता है ना, एक रूम में या एक ऑफिस में बैठ करके बात करना क्या कहलाता है, संगठनात्मक संचार कहलाता है। जिसमें एक संगठन होता है, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, उसमें एक टीम होता है, एक संगठन होता है, उनके बीच जब बातचीत चलता है ना, तो वो संगठनात्मक संचार कहलाता है।
तो तीनों आप लोगों को समझ में आया ना अलग अलग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक संचार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई बुक में आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, ऑप्शन बी शिक्षक की भागीदारी नहीं, ऑप्शन सी नियंत्रित कक्षा का वातावरण या ऑप्शन डी सत्तावादी कक्षा का वातावरण। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? भावात्मक विकास का मतलब ये होता है कि उसको इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना जी, तो उसके लिए उपयुक्त है बोला है। तो वो कक्षा का लोकतांत्रिक जो वातावरण होगा ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ना इनको उनके अकॉर्डिंग, उनके मानसिक शारीरिक स्थिति के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने को दिया जाए। अर्थात बच्चे बिना डरे किसी भी प्रकार के अगर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट टीचर से पूछ सके, जब वो पढ़ा रहा होता है शिक्षक तभी पूछ सके। तो इस प्रकार का जो वातावरण होता है ना वो लोकतांत्रिक वातावरण कहलाता है, जिसमें प्रॉपर ना बच्चों को भी क्या किया जाता है, उस पढ़ाई में इन्वॉल्व किया जाता है, उसको भी क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाता है और वो जो उसके मन में डाउट हो वो डायरेक्ट बच्चों जो है वो शिक्षक से पूछ सके बिना किसी डरे। तो इस प्रकार का जो वातावरण रहेगा वो क्या कहलाएगा? लोकतांत्रिक वातावरण कहलाएगा, जिसमें जितना भागीदारी शिक्षक का होता है उतना ही भागीदारी बच्चों का भी होता है इन्वॉल्व में, चाहे वो कोई भी टॉपिक पढ़ाए। तो इस प्रकार की जो वातावरण रहेगा उसे लोकतांत्रिक वातावरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की भागीदारी नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा। उसके अलावा नियंत्रित कक्षा का वातावरण, नियंत्रित मतलब बार बार आप क्या अनुशासित रखोगे क्या कक्षा को, बच्चों को फ्री नहीं छोड़ोगे क्या, तो ये भी नहीं होगा। सत्तावादी कक्षा का वातावरण, तो सत्तावादी भी नहीं होगा, मतलब शिक्षक का सत्ता थोड़ी ना चलेगा जी वहाँ है। तो तीनों के तीनों निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पॉजिटिव में नजर आ रहा है। और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को पॉजिटिव दिया है तो आंसर भी पॉजिटिव लेना है। हमेशा ना आप लोग जब भी सीडीपी को सॉल्व करते हो अर्थात शिक्षण अभिरुचि को सॉल्व करते हो तो अपने आप को एक शिक्षक के रूप में सोचा करो, शिक्षक मैं हूँ और शिक्षक के रूप में सोचा करो। और बच्चे कभी गलत या बुरे नहीं होते, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। जिस ऑप्शन में बच्चे को ना गलत ठहराया जाए, बुरा ठहराया जाए, उस ऑप्शन को अक्सर आप लोगों को काट देना है, नहीं लेना है वैसे ऑप्शन को। ठीक है, जब तक प्रश्न निगेटिव ना बोले। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता? ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन सी दत्त कार्य या ऑप्शन डी परियोजनाओं। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता? तो रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात क्रिएटिविटी तरीके से जो बच्चों की मूल्यांकन किया जाता है ना तो वो नहीं माना जाता बोले है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब ये होता है कि आप लोगों को दिया जाता है ना जी एक प्रश्न जिसके अंतर्गत 4 ऑप्शन रहता है, ठीक इसी प्रकार से। तो छोटे बच्चों के लिए ये ना क्या होता है, बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा छोटे बच्चों को आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हो, डायरेक्ट उसको खड़ा करा के आप डायरेक्ट उससे प्रश्न पूछ सकते हो। उसके अलावा दत्त कार्य दे सकते हो, मतलब होमवर्क दे सकते हो। और परियोजनाओं मतलब किसी प्रकार की आप उसको परियोजना दे सकते हो, उसको क्या करने के लिए, उसको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये तीनों के तीनों ना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही केवल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को अब पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, ऑप्शन सी हर समय उदाहरण देकर या ऑप्शन डी कक्षा में भाषण देकर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर लिया गया है ना, वो व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर इसमें करेक्ट आंसर लिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दे करके लिया गया है। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में, अभी के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन ना, ये जो 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका परिप्रेक्ष्य ये हो सकता है कि छोटे बच्चों को क्या है, आप मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकते। आप प्रदान भी करोगे तो उनके समझ में उतना आएगा क्या कि आप भविष्य में ये बनो वो बनोगे, ऐसा कुछ मार्गदर्शन प्रदान करोगे तो उन्हें उचित तरीके से समझ में आएगा क्या? तो छोटे बच्चों के लिए परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए को लिया गया होगा। लेकिन व्यापम ने जो आंसर लिया है वही आंसर हम भी लेते हुए चलेंगे। मैं अगर आप लोगों को बोल दूं कि उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, तो ये तो सही होगा अभी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन पुराने परिप्रेक्ष्य में, 2022 के परिप्रेक्ष्य में जो आंसर लिया गया है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, यही उचित होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। और अभी का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। अभी इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों को लेना चाहिए। मेरे परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और व्यापम ने इस प्रकार के प्रश्नों को लिया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया, लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। मानव विकास है ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी मात्रात्मक, ऑप्शन सी एक निश्चित सीमा तक मापने, या ऑप्शन डी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव विकास है, तो मानव का जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले गुणात्मक विकास होता है और दूसरा मात्रात्मक विकास होता है। गुणात्मक विकास कहने का मतलब यह है कि एक जो मानव है उसके बुद्धि का बढ़ना, उसके मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, उसका सही और गलत में निर्णय को ना परखना कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसका जब बौद्धिक उसका विकास होता है ना, तो उसे गुणात्मक विकास कहते हैं। और गुणात्मक विकास जो होता है ना, उसे मापा नहीं जा सकता। क्या? तो गुणात्मक जो विकास है उसको मापा नहीं जा सकता या मापना मुश्किल है, ये आप लोग बोल सकते हो। दूसरा जो होता है वो मात्रात्मक विकास होता है। मात्रात्मक विकास जो होता है उसे मापा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के हाइट का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। इसे शारीरिक विकास भी कहा जाता है और मात्रात्मक विकास भी कहा जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। मानव का जो विकास है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। और विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। पर डे आप लोग कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हो, पर डे पर टाइम। तो इसीलिए मानव विकास जो है वो गुणात्मक प्रक्रिया और मात्रात्मक प्रक्रिया दोनों प्रकार की विकास इसमें होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोगों को प्रश्न का केवल उत्तर नहीं जानना है। अगर गुणात्मक प्रक्रिया है तो आखिर गुणात्मक किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रक्रिया होता क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है तो मात्रात्मक प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। और आप लोग रटना मत, क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछना मुश्किल होता है। क्वेश्चन को हमेशा घुमा करके ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, केवल समझो, रटो मत। हमेशा बोलते रहता हूँ अपनी क्लास में मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को अब ध्यान से पढ़िए। फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास था। ऑप्शन ए उच्च विद्यालय, ऑप्शन बी माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन सी व्यावसायिक विद्यालय, या ऑप्शन डी किंडरगार्टन। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी किंडरगार्टन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो फ्रोबेल का शिक्षा में जो महत्वपूर्ण योगदान था ना, वो किंडरगार्टन था। अब किंडरगार्टन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। मतलब जब बच्चा ना 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है ना, तो इसे स्कूल के पूर्व ना बच्चों का बगीचा मतलब शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। जहाँ बच्चों को ना घर का माहौल देने के लिए क्या किया
किया जाता है? घर का माहौल देने के लिए ना बच्चों को खेल के माध्यम से, उसके अलावा गीत संगीत, उसके अलावा कविता, इन कविता कहानी रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से ना बच्चों को शिक्षा दिया जाता है ताकि बच्चों को घर जैसा माहौल मिल पाए। तो इसीलिए फ्रॉबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, एक किंडरगार्टन नामक स्कूल ओपन किया था, जिसे प्री स्कूल कहा जाता है। मतलब जब बच्चे 6 वर्ष की उम्र में ना जब नॉर्मल पहली कक्षा दूसरी कक्षा में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पूर्व किंडरगार्टन टाइप से ना एक जो स्कूल है वो ओपन किया था, जहां बच्चों को घर का माहौल देते हुए खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके, बिना किसी कॉपी पुस्तक के, केवल खेल खेल के माध्यम से। तो इसीलिए फ्रॉबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, किंडरगार्टन जो स्कूल है उसको ओपन किया था, ये थ्योरी दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और किंडरगार्टन को फ्रॉबेल ने कैसे दिया था ये आप लोग याद कैसे रख सकते हो? तो देखो, किंडरगार्टन जैसे आप लोग पढ़ोगे ना तो किंडरगार्टन से क्या आप लोगों को लेना है, गार्डन। गार्डन क्या होता है, जो आप लोगों का घास फूस का गार्डन रहता है ना वो आप लोगों को लेना है। गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग से क्या लेना है, फ्रॉबेल लेना है। क्या, तो किंडरगार्टन किसने दिया है, तो किंडरगार्टन से गार्डन लेना है। गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या लेना है, फ्रॉबेल लेना है। तो किंडरगार्टन, फ्रॉबेल। समझ में आया आप लोगों को? मैं जो बता रहा हूँ उसे समझना, याद रखने की कोशिश करना, रटना मत। आप लोग फ्रॉबेल नाम सुनोगे या किंडरगार्टन को देखोगे तो किंडरगार्टन से गार्डन याद आएगा। गार्डन में रहता है मेढक, मेढक को अंग्रेजी में फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग से फ्रॉबेल लेना है आप लोगों को। और फ्रॉबेल एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो ऐसे आप लोग याद रखना कुछ कुछ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इस 6 से 7 प्रश्नों में एकदम ज़्यादा कोई भी कूट में प्रश्न नहीं पूछा गया है। 2022 में सिंगल प्रश्न पूछा गया है। अब आप लोग ये सोच में मत पढ़ना तो फिर हम सिंगल प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न अभी वर्तमान में नहीं पूछा जा रहा है तो क्यों ही पढ़े। आपको पढ़ने का तरीका यह है कि प्रत्येक प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक आप लोगों का टॉपिक दिया है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को पढ़ना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़ो। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो अभिप्रेरणा क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा ना, बताऊंगा तो। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक या ऑप्शन डी सांस्कृतिक। अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि अभिप्रेरणा क्या होता है, तो इससे आप लोगों का एक जो टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा ना जी। तो इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, उसके पैटर्नों को समझना जरूरी है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन जी। जब आप लोग कोई कहानी कविता या कोई आपको जब मोटिवेट करता है ना तो वो क्या कहलाएगा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाता है। और अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किस प्रकार का कारक है? तो एक मनोवैज्ञानिक कारक है। क्या? तो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कारक है। जब मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा तो आप मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या होगे जी, मोटिवेट होंगे कि नहीं मेरे को एक्चुअल में कुछ जरूर करना है बोल करके। तो आपके माइंड में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक तौर पर आपको प्रेरणा मिलेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक है। अगर यहाँ पास अगर बौद्धिक होता ना तो हम लोग बौद्धिक ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ मनोवैज्ञानिक है ना तो वो लेंगे। अभी प्रेरणा किसी प्रकार से शारीरिक नहीं है, सामाजिक भी नहीं है और सांस्कृतिक भी नहीं है, केवल वैज्ञानिक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यह कथन है? ऑप्शन ए शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा, ऑप्शन बी शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, ऑप्शन सी पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, या ऑप्शन डी ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यह तथ्य है। तो ये कथन जो है ना वो पूर्णतः सत्य है जी। कैसे? तो एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि एक कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म, वंश, समुदाय, अलग अलग नॉलेज के जो बच्चे हैं ना वो रहते हैं। कोई हिंदी जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई पर्यावरण जानता है, कोई गणित जानता है, कोई किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों वाला क्या होता है, जो छात्र है वो एक कक्षा में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो छात्र है ना, तो उसके लिए क्या है, तो शिक्षण अर्थात पढ़ाने के दौरान ना शिक्षक को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। सावधान रहने का मतलब यह है कि आप इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करोगे, इस प्रकार से बच्चे को आप पढ़ाओगे कि एक जो ना कम बुद्धि वाला जो बालक है वो भी समझ पाए और एक जो इंटेलिजेंट बालक है वो भी समझ पाए। तो दोनों में बराबर का कॉम्बिनेशन तालमेल बिठाते हुए आपको पढ़ाना होगा एक शिक्षक के रूप में। तो इसीलिए आप लोगों को सावधान रहने के लिए आप लोगों को एक सुझाव है एक शिक्षक के रूप में आपको, क्योंकि अलग अलग जो माइंडसेट के जो बच्चे हैं ना वो एक कक्षा में रहते हैं। तो इसीलिए आपको सावधान रहने हेतु क्या है, एक सुझाव है, तो ये ध्यान रखना है। शिक्षा हेतु एक बड़ी बाधा है, तो इसको आप लोग ये बताओ बाधा के रूप में लोगे क्या, जो व्यक्तिगत भिन्नता बालक जो रहेगा वो कक्षा में? तो ये आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव है। बड़ा बाधा बोला है ना, तो बाधा एक निगेटिव शब्द हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव बोला है ना जी। ये देखो, उसके अलावा देखो यह पूर्णतः ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। वर्तमान में कैसे अप्रचलित होगा जी? आप अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ लो या पुराने समय में देख लो, प्रत्येक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता रहता है, प्रत्येक बालक अलग अलग रहता है। तो ये तो हमेशा रहेगा। उसके अलावा डी को देख लो, ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित अपनी कमजोरियों के लिए क्या है, बहाना। तो ये भी क्या होगा, निगेटिव शब्द हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक या ऑप्शन डी बहुसांस्कृतिक। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रभावी संचार मतलब आपके ना अच्छे तरीके से किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए, संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो सहायक वातावरण होगा वो आपका जो सामाजिक वातावरण है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके आसपास का जो माहौल है, आपके सामाजिक जो वातावरण है वो एक अच्छा रहेगा, एक शिक्षित वर्ग रहेगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है वो बेहतरीन तरीके से होगा। आप दूसरों के साथ बढ़िया ही ना इज्जत से साथ पोलाइटली आप दूसरों के साथ बात कर पाओगे। तो इसीलिए एक प्रभावी संचार के लिए सहायक वातावरण की जो आवश्यकता होता है वो सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होता है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्देश्य या ऑप्शन डी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत उद्देश्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्यों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तो टैगोर ने जो कहा था ना वो बच्चा हर तरह की किताबों से क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या था, वो व्यक्तिगत उद्देश्य था उनका। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट लिया गया है, तो हम भी इसी प्रश्न को लेते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। मतलब आप लोगों को बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक जो शिक्षक है ना उसका भूमिका क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए रीडर, ऑप्शन बी मूल्यांकन करता, ऑप्शन सी सुविधा प्रदान करने वाला या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सुविधा प्रदान करने वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की जो भूमिका है ना वो सुविधा प्रदान करने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रीडर नहीं होगा, मूल्यांकनकर्ता भी नहीं होगा। एनसीएफ 2005 में मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षक को बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता बोला गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। वो बच्चा जो है ना वो बच्चों के लिए शिक्षक जो है वो सुविधा प्रदान करता है, उसको क्या है सुविधा प्रदाता के रूप में देखा गया है। और एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं। ऑप्शन ए इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी पूर्ण अनुशासन और पर्यवेक्षण, या ऑप्शन डी सुविधा युक्त विद्यालय भवन। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं, तो मॉन्टेसरी विद्यालय जो बल देते हैं वो इंद्रिय प्रशिक्षण के सिद्धांत पर बल देते हैं। अब इंद्रिय प्रशिक्षण क्या होता है ये जान लो। इंद्रिय प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि हम लोगों की में ना 5 प्रकार की इंद्रियां होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आंखें जिनसे हम लोग देखते हैं, दूसरा नाक जिससे हम लोग किसी भी प्रकार से सुगंध को क्या करते हैं जानते हैं, तीसरा जो होगा वो मुंह जिससे हम लोग स्वाद का पता करते हैं, चौथा जो होगा वो कान हो जाएगा जिससे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सुन करके जानते हैं, और पांचवा होगा वो त्वचा जिससे ना स्पर्श करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां होता है। तो मॉन्टेसरी विद्यालय में क्या किया जाता है कि मॉन्टेसरी विद्यालय में इन्हीं 5 जो इंद्रियां है ना उस पर क्या दिया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और मॉन्टेसरी विद्यालय किन्होंने खोला था? तो मॉन्टेसरी जो विद्यालय है वो मारिया मॉन्टेसरी ने खोला था। कौन? तो मॉन्टेसरी विद्यालय या मॉन्टेसरी सिद्धांत के प्रवक्ता या उसके जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी को आप लोगों को लेना है, पूछा जाता है कभी कभी। और मॉन्टेसरी विद्यालय के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को और डिटेल में बताऊँ ना तो मॉन्टेसरी विद्यालय में ना खेल खेल के माध्यम से, उसके अलावा बच्चों को ना प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार से बुक को पढ़ना ना पड़े। खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। और ख़ास तौर से इंद्रिय प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाता है उसमें। जिस प्रकार से ना किंडरगार्टन विधि था ठीक उसी प्रकार से दूसरे वैज्ञानिक मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विद्यालय की स्थापना किया था वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। आप लोग ना इस प्रकार की जो चीज़ है ना उसको याद रखना, चाहो तो शॉर्ट में नोट नोट कर करके रख लेना। जैसे किंडरगार्टन विद्यालय क्या होता है, इसके जनक कौन है, उसी प्रकार से मारिया मॉन्टेसरी विद्यालय अर्थात मारिया मॉन्टेसरी ने क्या खोला था, मॉन्टेसरी विद्यालय खोला था। ये मॉन्टेसरी विद्यालय क्या है, तो ये चीज़ शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो। चाहे एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले जब आप लोग रिवीजन करो ना तो आप लोगों को क्या हो रिवीजन हो पाए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ऑप्शन ए डेविड क्लेवर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडलर स्पीयरमैन, या ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बी ने इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो पहला बुद्धि परीक्षण जिन्होंने विकसित किया था वो अल्फ्रेड बी ने है, ये आप लोगों को याद रखना है। और पहला बुद्धि का जो औपचारिक सिद्धांत या परीक्षण है ना वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने दिया था। कब दिया था? तो वो 1905 में क्या दिया था, बुद्धि का परीक्षण दिया था। और इन्होंने क्या किया था, जिनको बीने साइमन स्केल के नाम से जानते हैं या बीने साइमन बुद्धि के परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने ना बुद्धि का जो आईक्यू है ना जिससे आप लोग मापते हो आईक्यू लेवल, तो वो दिया था आईक्यू। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है उनके सिद्धांत के बारे में, ठीक है, जिसे बीने साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और बीने ने बुद्धि को ना अच्छी तरह से निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की जो क्षमता है ना तो उसके रूप में भी परिभाषित किया था। तो पहला बुद्धि परीक्षण
परीक्षण किसने दिया था अगर पूछा जाए तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, जिसे बीने साइमन जो बुद्धि का सिद्धांत है वो जाना जाता है। तो इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर नोट करके रखिएगा, पूछा जाता है ऐसे जो प्रश्न होता है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विद्यालय का गुण नहीं है? ऑप्शन ए सभी विषयों का शिक्षण, ऑप्शन बी वाद विवाद और निबंध लेखन, ऑप्शन सी खेल का कोई आयोजन नहीं, या ऑप्शन डी विकसित प्रयोगशाला। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी खेल का कोई आयोजन नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो अच्छे विद्यालय का जो गुण नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी खेल का कोई आयोजन नहीं है, ये अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो छोटा बालक होता है उसको खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, और अगर आप एक शिक्षक के रूप में किसी भी टॉपिक को खेल के माध्यम से पढ़ाओगे, खेल खेल के तरीके से बच्चे को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाओगे, तो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं और उसका इंटरेस्ट भी रहता है। तो इसीलिए खेल का आयोजन करना विद्यालय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अलग एक टाइम टेबल निर्धारित होता है बच्चों को खेलने के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें अच्छा गुण नहीं है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चे के छवि की रक्षा करना, ऑप्शन सी उनके स्कोर में सुधार लाना, या ऑप्शन डी उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम है। मौखिक या बोल करके जब आप बालक को सुनाओगे ना, या अशाब्दिक केवल इशारों से आप बच्चों को ना, जैसे मारने वारने की बात ऐसे करोगे ना इशारे वगैरह में, है ना, बिना किसी शब्द कहे, तो वो किस प्रकार से परिणाम होगा? उनकी अवधारणा जो आप लोगों के लिए होता है ना कि मेरा शिक्षक दुनिया में सबसे बेस्ट है, उन्हीं की तरह कॉपी करने की कोशिश करता है, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है, तो उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो सोच है ना आपके प्रति, उस पर क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है उसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को ना केवल ना 15 ही क्वेश्चन इस क्लास में करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना आधा आधा घंटे के स्लॉट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना प्रॉपर टाइम भी मिल सके और दूसरे चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब ये नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, मतलब आज ही शाम को ना उसका क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन के अंदर दोनों को आप लोगों को रिवाइंड करा दूंगा, ठीक है। तो शाम को इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आप लोगों को ला दूंगा, और इसका जो PDF है ना वो एक साथ शाम को आप लोगों को क्या करूँगा, सेंड कर दूंगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में। और अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लेना जी, आप ही लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास मात्र 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से शाम को नेक्स्ट क्लास में।